गाड़ी से उतरते हुए वो ऑफिस की जानिब बढ़ी। कदम बाएतमाद तरीके से उठ रहे थे, लेकिन उसके अंदाज से उजलत टपक रही थी। घड़ी की जानिब निगाहें दौड़ाते हुए इसने हड़बड़ाकर सामने देखा। बज़ाहिर तो वो सिर्फ 5 मिनट ही लेट थी, लेकिन यजदान अस्करी के रवैये को खूब पहचानती थी और ये भी जानती थी कि वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा इसे जलील करने का। ये इसकी बदकिस्मती थी या जो भी, वो इसे सामने ही ऑफिस से निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि वो जाकर अपनी सीट संभाल लेती, यजदान की तेज नजरों की जद में आकर अंदर तक काम गई। बेमकसद ही अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए इसने हाथ में मौजूद फाइल को मेज पर रखा और साथ बैठी अनुषा को मुस्कुराते हुए सलाम किया। जाहिरी तौर पर तो वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए खड़ी थी, लेकिन इस शख्स की नजरों की जद में आ जाना और फिर इसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां इसके दिल को बेकाबू धड़काने में अपना किरदार अदा कर चुकी थी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके करीब आ रहा था। इससे पहले कि वो खुद से इसे मुखातिब करता, इसने फौरन पलटकर यजदान की आंखों में देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए इसने बस एक नजर से यजदान की सुर्ख आंखों में देखने से इज्तनाब किया। हमेशा की तरह डैशिंग पर्सनालिटी, सलीके से बनाए गए बाल और फॉर्मल ड्रेस में वो दिल का लग रहा था। तो सामने खड़ी हुई लड़की भी किसी से कम नहीं लग रही थी। लाइट पर्पल कलर की नफासत से बनी हुई शर्ट के नीचे ढीला ढाला ट्राउजर और सर पर खूबसूरती से जमाया गया दुपट्टा इसके हुस्न में चार चांद लगा रहा था। काजल से लबरेज आंखें और तीखे नकूश जो एक लम्हे के लिए मुकाबिल का सारा गुस्सा हवा करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसे अपने लहजे पर काबू पाना था, अपनी गिरफ्त को मजबूत करना था, सो इसने तासुरात में कोई फर्क नहीं आने दिया। मेरा ख्याल है आप लेट हैं, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो तो। इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो पूछ रहा था और वो हैरत से एक नजर से इसे देखती सर झुका गई। हालांकि वो शख्स जानता था कि वो पूरी रात बुखार में फनकती रही। सिर्फ 5 मिनट, वो भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि ना हो। शेर बाबा छुट्टी पर थे तो ड्राइवर और मद्दे मुकाबिल ने सख्ती से इसकी बात काट दी थी। यहाँ मैं आपसे आपकी घरदारी या घर के मसाइल नहीं पूछ रहा। अगली बार कोशिश करें कि आपको ऐसे बेबुनियाद बहाने ना बनाने पड़े। इसकी हसीन सफेद रंगत में सुर्खियां खिलती चली गईं। इसके लिए निहायत तजलील का बायस था कि यजदान अस्करी सबके सामने सिर्फ 5 मिनट लेट आने की वजह से इसे बुरी तरह झाड़ कर रख दे। अनुषा ने दुखी नजरों से इसे देखा और फिर सर झुका लिया। सर पर सलीके से लिए गए दुपट्टे को दुरुस्त करती वो अपनी जगह पर बैठने लगी थी, जब एक बार फिर वो पलटा और पलट कर इसके चेहरे को देखा। एक बात और मिस। हरीम की सवालिया नजरें यजदान के चेहरे पर टिक गईं। ये ऑफिस है, कोई मदरसा नहीं है जहां आप इस तरह की ड्रेसिंग में आती हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें। अपनी बात मुकम्मल करके वो पलट चुका था और वो देर तक इसकी पुश्त को देखती रही। दुख इसकी नस नस में उतर आया। न जाने ये शख्स इसे क्या चाहता है, क्यों इसकी जात को तजलील का निशाना बनाकर हर बार इसे हार जाने पर मजबूर कर देता। इससे पहले कि इन हसीन आंखों में आंसू तैरते, पलकें झपक कर आंसुओं को हलक में उतारते हुए इसने सर झुका लिया। वो दूर जा चुका था, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी इसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। अनुषा ने इसके जाने के बाद अपनी चेयर से उठकर इसके करीब आकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। रिलैक्स यार। सर को जानती हूँ, इसकी नर्म मुलायम तबीयत और धीमे मसाज की वजह से अनुषा इसकी काफी क्लोज हो चुकी थी। वो इसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी, वो कौन है, क्या करती है, लेकिन फिर भी इसका पहनना ओढ़ना, इसका बोलने का अंदाज बताता था कि वो खानदानी लड़की है और यजदान अस्करी की इज्जत में हर बार ही आ जाती है। वैसे सर की भटकती हुई नजरें बता रही थी कि ये कलर बहुत सूट कर रहा है तुम्हें, और इसने सख्ती से आंखें दुखाकर अनुषा को खामोश करवा दिया। सच कह रही हूँ। आंख दबाकर पलटते हुए वो इसके मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हसीन लबों पर मुस्कुराहट सिर्फ एक लम्हे के लिए उभरी और फिर मासूम हो गई। सर झुकाकर वो बज़ाहिर तो अपने काम में मशगूल हो चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि वो शख्स कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दे सकता। अब अनुषा और बाकी लोगों को क्या बताती कि वो ना सिर्फ इसके निकाह में है, बल्कि रात दिन इसके सामने रहती है। जब इतने करीब रहते हुए इसके दिल में नहीं उतर पाए तो ये ज़ाहिरी रंग रूप और हुस्न की बिजलियां इस शख्स पर कुछ खास असर नहीं करेंगी।
सिर्फ चंद दिन हुए थे और इसे इस ऑफिस को ज्वाइन किए हुए। निकाह के अगले दिन ही वो तायाजान से इजाजत ले चुकी थी कि इसे ऑफिस ज्वाइन करना है, और न जाने किस तरह तायाजान ने अपने बेटे को राजी कर ही लिया। लेकिन जब से वो यहाँ आई, हर बार किसी न किसी तरह वो शख्स इसे अपनी लपेट में ले लेता। वो कम तालीम याफ्ता नहीं थी, बस थोड़ी तजुर्बे की कमी थी, वरना इसकी जहानत के आगे अस्करी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर धरे के धरे रह जाते। इसका वो पूरा दिन ही बदमस्की का शिकार रहा था। शाम के वक्त सीधा घर आने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। मुलाजमा से कहकर इसने बस अपने लिए चाय मंगवाई। सर दर्द से फटा जा रहा था। रात के न जाने किस पहर तक वो यजदान का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना ही इससे बताकर जाता था और ना ही इस बार इससे ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती थी। सुबह बेदार हुई तो वो इसके पहलू में सोया हुआ था। इसने अपना बाजू हरीम के सर के नीचे रखा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इसके बहुत करीब सोया हो, लेकिन वो जानती थी कि वो शख्स अगर इसके करीब आ भी गया तो सिर्फ और सिर्फ तंज और गुस्से के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके करीब से उठते हुए इसने दानिस्ता तौर पर यजदान के बाजू को थोड़ा सा दूर कर दिया और यजदान ने अपनी सुर्ख होती हुई आंखों को खोलकर इसे देखा और फिर अगले लम्हे इसे खींचकर खुद पर गिरा लिया। मेरे बेड पर लेट कर रात भर यहाँ कब्जा जमाए रखती हो और फिर मेरे साथ छेड़खानी भी करती हो। बेहद आहिस्ता से लहजे में इसे जताते हुए वो इसे करीब करके इसकी आंखों में देख रहा था और कल की बात याद आते ही हरीम का रंग सुर्ख हुआ। साइड पर हो जाएं ताकि मैं किचन में जाकर वहां के मामलात देखूं और इसके बाद आपके चिड़ियाघर नुमा ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊं। और एक लम्हे के लिए इसे गुमान हुआ था जैसे यजदान के लबों को एक हल्की सी मुस्कुराहट छू कर गुजरी, जैसे वो जाहिर नहीं होने देना चाहता था। वो इसे सिर्फ और सिर्फ कल की बात याद दिलाना चाहती थी। यानी इसने कहा था कि ये मदरसा नहीं है बल्कि ऑफिस है, तो वैसे जताते हुए चिड़ियाघर कह रही थी। क्या जरूरत है तुम्हें इस चिड़ियाघर का हिस्सा बनकर खुद को जानवर साबित करने की? वो भी कहाँ बाज आने वाला था। इसे कमर से थाम कर अपने मजीद करीब करते हुए इसकी धड़कनों से खिल गया और तेज धड़कनों के साथ वो अपने सुर्ख चेहरे को छुपाती इसे देखती रह गई। खुद को बदल कर अपनी इस नफरत को लगाम डाल ले अस्करी साहब। ये ना हो कि ये आपको पछतावे पर मजबूर कर दे। इसे हल्का सा खुद पर मजीद झुकाते हुए यजदान ने इसकी गर्दन को अपने दांतों से दबाया और वो सिसक कर रह गई। आंसू इसकी आंखों को भिगोने लगे। यजदान अस्करी ना ही बदलाया और ना ही कभी अपनी फितरत को बदलेगा। ये मेरी जिंदगी है और इसे मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगा। इसे खुद से दूर धकेलते हुए वो मोबाइल के जाने मतवज्जो हुआ जहां मुसलसल एनी की कॉल आ रही थी। बेजार होकर मोबाइल उठाकर वो बिस्तर से नीचे उतर आया। इस पर एक नजर डालकर अपना दुपट्टा उठाए वो फ्रेश होने चली गई, लेकिन साथ ही साथ पूरी तवज्जो से इसकी बातों को सुन रही थी। हाँ, मीटिंग के बाद लंच बाहर ही करेंगे। तुम फिरोज साहब से कह देना। एनी की पर्सनल सेक्रेटरी कम थी और इसके साथ चिपकने वाली मोहतरमा ज्यादा बन चुकी थी, और एनी के अंदाजो त्वार और चिपकने वाले रवैये को देखकर वो हमेशा सीखपा हो जाते हैं। इस वक्त भी एनी के नाम पर अपनी सुर्ख रंगत लिए वो बड़बड़ाते हुए इसे बुरा भला कह रही थी। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर निकल आई। आज इसे हर हाल में ऑफिस में इस तरह तैयार होकर जाना था जिस तरह वो एनी आया करती। अगर वो इस तरह इसके निगाहों का मरकज बन सकती थी तो इस तरह ही सही। वो नहीं देख सकती थी कि इसे किसी और के साथ अगर कोई इसे कहता कि यजदान अस्करी इसकी कमजोरी था तो वह तस्लीम कर लेती। वो शख्स इसकी अना थी, जिद थी या मोहब्बत, लेकिन फिर भी वो इसे किसी के साथ बांट नहीं सकती थी। नाश्ते की टेबल पर भी सबका रवैया बिल्कुल इसी तरह था, वही बेजार सा रवैया। वो ज्यादातर अपनी माँ से बातचीत करती रही। पहले इसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी और ताया तो जैसे जायदाद की मुश्किल के लिए इसे अपनाए हुए थे। रही बात इस शख्स की, तो वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाला शख्स न जाने कौन कौन से गुमान इसकी जात के हवाले से पालकर बैठा था। सो भला वो इसके बारे में कभी अच्छा सोच सकता था। कुछ ही देर के बाद वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। जब तक कि इसने खुद को आईने में आखिरी मर्तबा देखा, मगरबी तर्ज की डार्क ब्राउन कलर की घुटनों तक आती शर्ट और इसके नीचे पेंट ट्राउजर, गले में मफलर डाले इसने लेयर्स में कटे हुए बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ दिया। चेहरे पर मेकअप की हैवी तह चढ़ाकर लबों पर हसीन रंग सजाए वो इतनी दिलकश लग रही थी कि जो भी नजर इस पर टिकती वही ठहर जाती। एतमाद से मोबाइल उठाकर वो बाहर निकल आए। शाइस्ता बेगम को मिलने के बाद इन्हें खुदा हाफिज कहकर वो वहां से चली तो आई थी, लेकिन दिल मुस्तरिब होकर धड़क रहा था।
हाथों की उंगलियों में न जाने क्यों कपकपाहट फैली हुई थी। आज इसे देखने के बाद वो कैसा रद्द-ए-अमल देता, वो इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। बल्कि वो इसकी जिद में आकर तैयार हुई थी कि अगर वो एनी को अपने साथ चिपकाए रखता तो वो क्यों नहीं। वो इस पर हक रखती थी, इसकी बीवी थी, और फिर सबके सामने इसके हुलिया और इसकी जात को टॉर्चर करना। और अब वो इस शख्स से उकताने लगी थी। ऑफिस में जिस वक्त वो दाखिल हुई, बज़ाहिर इसने चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट सजा रखी थी, लेकिन इसने हर नजर को अपनी जानिब उठते हुए देखा था। अजीब सी बेचैनी इसके वजूद में सरायत करती चली गई। चाहे ये कितनी मॉडर्न फैमिली थी, चाहे इसका बाप अस्करी इंडस्ट्री में हिस्सेदार था, लेकिन फिर भी एक बेवजह सी बेचैनी इसके वजूद का हिस्सा बन गई। आज तक खुद को किसी दूसरे की निगाहों का मरकज बनाने के लिए इसने तैयार नहीं किया। अनुषा के करीब आकर बैठते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई, और अनुषा अभी तक इसे फटी फटी नजरों से देख रही थी। आज तो कयामत लग रही हो, लगता है सर की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया तुमने। इसने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। दूर से एनी की नजरें अपने वजूद पर इसे चुभती हुई महसूस हो रही थी। हसरत से भरी हुई नजरें शायद ये नहीं जानती थी कि इस वजूद को देखने का हक सिर्फ यजदान अस्करी का है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा हुलिया बनाकर आओगी और सर की नजर में आ जाओगी? अपने डार्क ब्राउन बालों को उंगलियों से गुजारते हुए एनी ने इसे जताती हुई मुस्कुराहट से देखा। औरतों में ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी तरह की हर घटिया लड़की को सर की नजरों में या दूसरे तीसरे की नजरों में आने के लिए यह हुलिया इख्तियार करना पड़ता है? फाइल्स को तरतीब से रखते हुए वो कह गई, लेकिन अपने चेहरे की बदलती हुई रंगत को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वो अपने ऑफिस से निकल रहा था। शायद इसने भी इसे देख लिया था और यही वजह थी इसकी बेख्तियार सुर्ख होने की। इसे इस हुलिये में देखकर वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ, दिल धड़का था, लेकिन इस धड़कन को इसने अपने हवासों पर सवार नहीं होने दिया। न जाने कितनी देर दिल ने बेताब किया था कि वो इसके हसीन वजूद को देखता रहे, जो आज मरकज़ निगाह बनी हुई थी। मैनेजर की बार बार उठती हुई नजरें, बाकी हर लड़कों की मायने खेज सरगोशियां। वो कोई बच्चा नहीं था कि इनकी बातों को समझ ना पाता। वो खुद एक मर्द था और मर्द की उठती हुई नजरों को महसूस कर सकता था। यार क्या चीज है। ऑफिस में तो पहले ही इसके आने से रौनक हो चुकी थी, लेकिन अब लगता है सारा चैन और सुकून छीन कर ही दम लेगी। इतनी हॉटनेस। हो सकता था कि वो इसके हुलिये को नजरअंदाज करके चला जाता। हो सकता था कि सिर्फ इसे जलाने के लिए एनी का बाजू थाम कर वो मीटिंग के लिए निकल जाता। अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए वो वहीं जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला, लेकिन मैनेजर काशिफ की आवाज ने इसे थम जाने पर मजबूर कर दिया। शायद वो किसी और को मोबाइल पर इसकी बीवी के हुलिये से आगाह कर रहा था। ऑफिस में कोई भी नहीं जानता था कि वो यजदान अस्करी की बीवी है। हत्ता कि इसने अपना नाम भी सिर्फ हरीम ही बताया था, ना कि हरीम अस्करी। वो नहीं चाहती थी कि वो इस ऑफिस में या ऑफिस के बाहर इस शख्स के नाम से वाबस्ता रहे। हालांकि इसके बाबा का नाम रहमान अस्करी था, लेकिन फिर भी वो हर एक को अपना नाम हरीम रहमान ही बताया करती। लम्हे भर में वो वापस पलटा। काशिफ ने इससे खुद को देखते पाया तो बेख्तियार ही मोबाइल रखकर काम की जानिब तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन शायद आज इसका बुरा दिन था। वो जो पहले इस लड़की पर सीखा खड़ा था, सारा गुस्सा उमड़ कर काशिफ की जानिब चला। इसने काशिफ को गिरबान से पकड़कर दूर धकेला। काशिफ हैरान और परेशान रह गया। बाकी सब भी इसकी जानिब मतवज्जो हो गए थे। वो थर थर कांपती खड़ी रही। ऐसा नहीं था कि इसने पहली मर्तबा यजदान अस्करी का ये रूप देखा था। वो बारहा इसका ये रूप देख चुकी थी, लेकिन अपने लिए किसी और से झगड़ते हुए पहली मर्तबा देखा था। क्या वो इतना पोजेसिव था? दिल में किसी खुशफहमी ने सर उठाया। इसने बुरी तरह काशिफ को थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया और फिर इसे घसीट कर यहाँ से बाहर निकाला था। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस ऑफिस में रहते हुए अगर तुम्हें गंदगी फैलानी है तो तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं। दोबारा मुझे यहाँ नजर ना आना। इसकी धारती हुई आवाज ने हर एक के दिलों को छू लिया। एनी भी अपने साकित कदमों के साथ इसके जारहाना रवैये को देख रही थी। सुर्ख चेहरे ने, इसकी सुर्ख रंग ने इसकी वजाहत में इजाफा कर दिया। काशिफ से निपट लेने के बाद वो वापस हटा और अब वो इसकी जानिब मतवज्जो था, जो अपने कदमों पर खड़ी भी नहीं हो पाई। इसने चाहा था कि वो कबूतर की तरह अपनी आंखों को बंद करके इस आने वाली मौत से खुद को छुपा ले, लेकिन वो इसके जाने बारा था। भरपूर कदम उठाते हुए लम्हा लम्हा इसके करीब आ रहा था। वो बस आंखें बंद किए खड़ी थी जब इसने इस शख्स की सख्त गिरफ्त को अपने बाजू पर महसूस किया।
और फिर इसने खींचते हुए इसे अपने करीब किया था। तुम चलो यहाँ से, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। सबके सामने इसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए वो गोया इसे निकल जाने के लिए बेताब था और किसी कटी शाख की तरह इसके साथ खींची चली जाती। वो अपनी धड़कनों को काबू में रखे हुए थी। इसके हसीन सरापे से नजर छुड़ाते हुए इसने धकेल कर इसे गाड़ी में डाल दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इसके सामने इस लड़की पर कोई गंदी नजर डाले। ये इसे बर्दाश्त नहीं था, लेकिन इसे ये भी बर्दाश्त नहीं था कि वो लड़की इसके अलावा किसी और के लिए बनाओ श्रृंगार करे। चाहे वो इसकी जिद में ही ये सब करके आई थी, लेकिन वो अंदर तक झुलस चुका था और इस जेलसी को वो अपनी जिंदगी में तो कभी मोहब्बत का नाम नहीं दे सकता था। इसके लिए वो इसके सर पर जबरदस्ती मुसल्लत होने वाली लड़की थी, जिसे इसकी बाप ने सिर्फ अपने मुफाद के लिए इसके गले में डाल दिया। वो हसीन थी, इस बात से कोई इंकार नहीं था। बाएतमाद थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी यजदान अस्करी की जिद थी कि वो इसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। दोनों तरफ से अना बराबर थी और इस अना की जंग में कौन जीत जाने वाला था, इस बात का भी कोई नतीजा नहीं निकल सकता। सुलेमान साहब घर पर नहीं थे। खवातीन ने किसी अजीजा से मुलाकात करने के लिए गई थी। घर में कोई नहीं था और वो इसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। मेरा हाथ छोड़े यजदान, छोड़े मुझे। आपने खुद ही मुझे सबके सामने कहा था कि मुझे इस होलिये में ऑफिस नहीं आना चाहिए। और यजदान ने खींचते हुए इसे सोफे पर गिरा दिया। तो इस पर झुकते हुए वो धाड़ कर इसे सवालिया नजरों से देख रहा था और वो कांपते हुए सिमट कर इससे दूर हुई। मेरी कोई गलती नहीं है यजदान, प्लीज रिलैक्स करें। लेकिन यजदान ने सख्ती से इसकी गर्दन को दबोच लिया। गलती सारी मेरी है। मेरी गलती है कि मैंने कहा के बावजूद तुम्हारी आग को नहीं बुझा पाया। वो एक बार फिर वही करा था जो इसे नहीं करना चाहिए था। एक बार फिर इसकी जात को तजलील का निशाना बना रहा था। यजदान सरगोशी से कहते हुए वो दुख से इसे देखती रही। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी जवानी की आग तुम्हें इस तरह चैन नहीं लेने देगी, वरना तुम्हारी आग को बुझा कर तुम्हें ठंडा कर देता। इसके अल्फाज इसकी गिरफ्त से ज्यादा तकलीफ दे थे और ये तकलीफ वो अपनी रूह पर महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कम से कम लोगों को खोलकर तुमने अपना वजूद नहीं दिखाया। अभी भी कम से कम कुछ तो मेरी इज्जत का भरम रखा है। तुमने तो बाद में अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा। इस बार वो खींच कर इसे अपने करीब कर चुका था। इस शख्स की गर्म सांसों पर वो झुलस कर रह गई। दूर हटे यजदान, आप पागल हो गए। लड़खड़ाते हुए वजूद से इसे खुद से दूर धकेलते हुए इसने खुद को समेटना चाहा। वो शख्स इस पर हावी हो रहा था, बगैर इसके खौफ और बगैर किसी की भी परवाह किए। यजदान ने झुकते हुए इसे बाजू में भर लिया। वो बस फड़फड़ा कर रह गई। खबरदार, अगर तुम्हारी ऊंची आवाज निकली तो सबके सामने तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगा कि आईने में खुद को देखने से भी इंकार कर दोगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो इसे कमरे में लेकर जा रहा था और खुद को आजाद करवाने के लिए वो मुसलसल फड़फड़ा रही थी। कमरे में ले जाकर इसने इस नाजुक सी लड़की को बिस्तर पर धकेल दिया। दरवाजे को लॉक करके अब इसकी जाने बढ़ा था, जबकि जल्दी से उठकर दूर होते हुए वो बेड ग्राउंड के साथ लग गए। आप पागल हो चुके हैं यजदान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो चीखी थी, लेकिन यजदान ने बड़ी सख्ती और जुनून से इसके लबों पर हमला कर दिया। अपने लबों से इसके लबों की प्यास मिटाते हुए वो इसे बावर करवा रहा था कि आज जो कुछ इसने किया है और जो कुछ काशिफ ने कहा है वो सरासर इसकी गलती है। इस बार वो माफी मांगने के लिए तैयार थी। आज के बाद वो कभी किसी के सामने इस तरह नहीं जाएगी, लेकिन इसे सिर्फ इस वक्त इस शख्स से फरार चाहिए थी। और अगर इसे चाहिए भी था तो इस तरह नहीं चाहिए था जिस तरह इसे अपनी दस्तरस में ले रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल उबल कर इसके रुखसारों को भिगो रहे थे, लेकिन मुकाबिल को कोई परवाह नहीं थी। जब तक कि इसकी सांसें नहीं उखड़ी तब तक इस पर झुके हुए शख्स ने इस पर रहम नहीं खाया और फिर खुद ही इस पर रहम खाते हुए इससे दूर हुआ और वो सुर्ख सियाल इसके लबों पर हल्का सा नमूदार हुआ, जिसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए वो मुसलसल इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखों में देख रहा था। नफरत अपनी जगह, लेकिन तुम खूबसूरत हो और मैं जालिम नहीं हूं। चंद दिन तुमसे दूर रहा सिर्फ इसलिए कि शायद तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड हो, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये दूरी तुम्हारे लिए भी वबाले जान है। मैं बात करते हुए इसकी उंगलियां अपनी शर्ट के बटनों से छेड़खानी कर रही थी। अपनी शर्ट को उतारकर वो अपने कसरती वजूद को इसके सामने अया कर चुका था। सुर्ख चेहरे के साथ इसने खुद को रोने से बाज रखा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
अब यजदान चाहे मुझे तलाक दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं, छोड़ दे मुझे अगर मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। और ये इसकी दूसरी बड़ी गलती थी। इसने सख्ती से इसके मुंह पर अपने हाथ को जमा दिया। आज तो तुमने अपनी जुबान से लफ्ज निकाले, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकला तो हो सकता है कि तुम्हारी जान निकालकर तुम्हारी हथेली पर रख दूं। इसे दोनों कंधों से थाम कर अपने करीब करते हुए वो गुराते हुए बोला, और इसने नरमी से यजदान के चेहरे को थाम लिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप मेरे करीब नहीं आएंगे यजदान। वो हसीन मल्तजी नजरों से देखने वाली लड़की पर इसे जरा बराबर रहम नहीं आया था। इसके दोनों बाजों को अपनी गिरफ्त में लेकर वो इससे इस पर झुका और इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। इसकी सख्त गिरफ्त पर वो फड़फड़ा कर रह गई। इसका लम्स तकलीफ दे था, इसकी सांसें जला देने वाली थी और इसकी धड़कनें इस कदर खुद में सिमटते हुए बेताब होकर रह गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो अपने सारे हक मोहब्बत से इसे वसूल कर लेता। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो सारी जिद को बस पसे पुश डाल देता। वो मोहब्बत से इसे समेट लेता, सारी गलती मुकद्दर पर डालकर दो दिलों को एक दूसरे में पेवस्त होकर धड़कने देता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा था और इसकी सारी इल्तिजाएं दम तोड़ती जा रही थी। इसके वजूद के एक एक जर्रे पर कब्जा करते हुए वो इसे बावर करवा चुका था कि वो सिर्फ यजदान अस्करी की है। ये वही शख्स था जिसने इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात में इसे धकेलते हुए खुद से दूर कर दिया। तुम सारी जिंदगी यजदान अस्करी के वजूद के लिए तरसती रहोगी। इसके अल्फाज बम की तरह इसके वजूद पर फटे और इसके वजूद को रेजा रेजा कर दिया। और आज वो शख्स अपने लफ्जों से मुकर्रर किया था। वो जानती थी कि वो इसे अपने वजूद नहीं सौंप रहा, बल्कि इसके वजूद को हासिल करके सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रहा है। सिर्फ इसे दिखा रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता था। वो यजदान था, किसी न किसी से हार जाने वाला, जो अपने बाप की इज्जत के सामने हारा और फिर इस हार का सारा गुस्सा इस नाजुक सी लड़की के वजूद पर निकाल दिया। गुस्सा, अनाज, जिद और शिद्दत जिस वक्त टूटी, इस वक्त वो हैरत से इसके चेहरे को देखता रहा था, जो घुटनों पर सर रखी बेतहाशा रो रही थी। अपने बालों को मुट्ठी में दबोचे वो हैरान सा सर झुकाए बैठा रह गया। इसने क्या कर दिया? क्या हमेशा की तरह गुस्सा इस पर इस कदर हावी हुआ? इसका ज़मीर बार बार इसे मलामत करा था और मारे शर्मिंदगी के सर उठाना भी मुश्किल था। मेरी बात सुनो, गलती तुम्हारी थी हरीम, तुम्हें इस तरह। और हरीम के सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद करवा दी। पहली बार किसी ने इसके सामने हाथ उठाया था। अगर ये कोई और होता तो शायद इस हाथ को वो अब तक तोड़ चुका होता। सुर्ख चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ वो हरीम को देखता रहा। भाड़ में जाए आप और आपकी मोहब्बत और आपकी सारी जिद। यजदान अस्करी, मैं थूकती हूँ आप जैसे शख्स पर जिसे औरतों की इज्जत करना नहीं आती। वो इस बार इसे आईना दिखा रही थी। हलक के बल चीखते हुए वो इसके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। इसकी नजरें जा बजा इसकी सफेद गर्दन पर टिकी हुई थी, जिस पर सुर्ख निशान थे, गोया से शर्मिंदा कर देने के लिए काफी थे। इसके लबों पर हल्का सा कट, बिखरे हुए बाल और रोने की वजह से सुर्ख आंखें, कपकपाता हुआ वजूद। और ये जीत नहीं थी। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि ये यजदान अस्करी की हार थी। वो हार जिसे इसने खुद अपने मुकद्दर में लिख दिया। ऐसी हार जिसका तस्करा वो सिर्फ अपने जमीर से कर सकता था और बदले में पछतावे के अलावा इससे कुछ नहीं मिलता। वो बेताब होकर आगे बढ़ा। मेरी बात सुनो। और हरीम ने इसके सीने पर बाजू जमाते हुए इसे पूरी शिद्दत से दूर धकेल दिया। लड़खड़ाकर वो सिर्फ चंद कदम ही दूर हुआ। आज के बाद आपकी और मेरी राहें जुदा हैं। जितना खामोश रहना था रह लिया मैंने। इस हवेली में रहकर जो कुछ देखना था देख लिया। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही थी आपको पाने के लिए यजदान अस्करी साहब। ये शादी मेरे लिए भी सिर्फ एक डील थी, जो डील आपके वालिद मोहतरम की जानिब से की गई। इस दिन इसने इस शख्स की सारी मोहब्बत को पसे पुश डाल दिया। इसके सामने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो कभी इसके लिए पसंदीदा नहीं हो सकता। इसने मोहब्बत को किसी कोने में थपकते हुए सुला दिया और इज्जत नफ्स का हाथ थाम कर खड़ी हो गई। वो चुपचाप पलटते हुए कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। वो इस घर से निकल गया। कुछ देर वो खुद के साथ गुजारना चाहता था। कुछ देर वो जमीर की मलामत को सुनना चाहता था। कुछ देर वो पछतावे के नाम करना चाहता था, ताकि यजदान अस्करी को अंदाजा हो कि हार जाना कितना अजियतनाक हो सकता है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता था? अपनी बीवी से इसका मान छीन लिया। हमेशा की तरह रात के वो वापस पलटा। भूख गायब थी और वो इसके कमरे में नहीं थी। ये इसके लिए हैरत का दूसरा बड़ा झटका था। फौरन पलटते हुए वो दूसरे कमरे में गया।
जहां वो शादी से पहले रहा करती, और वो कमरा भी लॉक था। लॉक बाहर से था, इसलिए अंदर किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीढ़ियां उतरते हुए इसने घूमकर पूरी हवेली को देखा और फिर किचन में इसे बर्तन समेटती हुई मुलाजमा नजर आई। वो बेताब होकर उसकी जानिब बढ़ा। क्या तुम जानती हो कि हरीम बीबी कहाँ है? मुलाजमा पलटी तो इसकी आंखों में भी कुछ अजीब सी हैरानगी थी। वो पहली मर्तबा हरीम का नाम लेकर किसी से इसके मुतालिक पूछ रहा था। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ? हरीम कहाँ है? वो शिद्दत से धारा। वो हरीम बीबी साहब जी, वो मुलाजमा जरा सा लड़खड़ाई। इसकी तेज आवाज पर इसकी माँ कमरे से बाहर निकली। यजान, वो पलटा। मम्मा कहाँ है हरीम? अपने बेटे की आंखों में इस लड़की के लिए हमदर्दी जरा भी अच्छी नहीं लगी ने। कोई नया ड्रामा करके यहां से चली गई है अपनी माँ के साथ। मैं इस बारे में नहीं जानती। उन्होंने हमेशा की तरह अपने सर को झटकते हुए मुंह के जाविये बिगाड़े। क्या मतलब, कहाँ चली गई है? और चची जान भी साथ चली गई है? वो मजीद बेकरार हुआ था। इसे शर्मिंदगी थी, वो माफी मांग लेता और सारा मामला सुलझ जाता। लेकिन इस लड़की का यूं चले जाना, वो किसी को कुछ नहीं बता कर गई थी। बस इसे लगा सिर्फ इसकी माँ के अलावा वो इसके दुख को कोई समझ ही नहीं सकता, और इस मौके पर भी इसकी माँ इसके साथ खड़ी रही। वो हसीन रिश्ता जो हमें हर कमजोर लम्हे में चाहिए होता है, इसे मैसर था और वो इस पर शुक्र गुजार थी। इस शख्स की जिद और जुनून ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अब मजीद अपनी जात की तजलील बर्दाश्त करे। वो नहीं चाहती थी कि वो इस शख्स के सर पर मुसल्लत रहकर अपनी इज्जत को मजीद काम देकर, इसने जो कदम उठाया था इसके बाद वो इसके साथ रहकर अपनी जात को रेजा रेजा नहीं कर सकती थी। और ये पहली मर्तबा था जब इसने अपने लिए कदम उठाया। बेचैनी इस पर शिद्दत से हमलावर हुई और वो पूरी रात इसने बालकनी में खड़े रहकर गुजार दी थी। सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए वो अपने अंदर की वहशत को कम करना चाहता था। आखिर किस तरह वो दरिंदगी पर उतर आया, आखिर किस तरह इसके इल्तिजाओं को रद्द करते हुए इसने इसके नाजुक वजूद को रोन डाला। इसका कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर सुलेमान अस्करी का था, जिन्होंने इसे प्रेशराइज किया कि वो इनकी भतीजी से निकाह करे। हालांकि हो सकता था कि इस हसीन शक्लो सूरत वाली लड़की को वो कभी ठुकराए ना पाता, इस पर हावी रहा। इस रोज भी जिस रोज वो दुल्हन बनकर इसके सामने अपने हुस्न के जलवे बखेरे बैठी थी, इस रोज भी जिस रोज बड़ी नरम निगाहों से इसने यजदान अस्करी के चेहरे को देखा और यजदान ने सख्ती से इसे ठुकराते हुए झटक दिया था। उसे लगता था कि वो इसे डिजर्व नहीं करती, हालांकि हकीकत ये थी कि मिजाज लड़की को डिजर्व नहीं करता था। हमेशा इसे नीचे दिखाने के लिए वो इस पर हावी तो रहा, लेकिन अब जब इसकी जिंदगी से निकल गई थी, इसे छोड़कर चली गई, तो अजियत ज्यादा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो जश्न मनाना चाहिए था इसे, लेकिन अपनी आंखों से वो बस अपने टूटे वजूद को देखता रह गया। अपनी माँ को लेकर वो अपने बाबा के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अगर बगावत के लिए कदम उठा ही लिया था तो अब इसे अपने लिए स्टैंड लेना था, हिम्मत दिखानी थी। और इसे शाम सुलेमान अस्करी इनके घर पर मौजूद थे। ये क्या बचपन आए, चंद वही नर्म अंदाज है जिससे वो बात करते हुए इसका सर झुका देते। नहीं तायबा, कोई बचपना नहीं है बल्कि समझदारी है, और अब मैं इसी समझदारी से काम लूंगी। वो इत्मीनान से इनके सामने बैठी रही। इसके अंदाज पर वो हैरान रह गए। जो इनके सामने हमेशा सर झुकाए बैठी रही थी, आज इनके सामने जुबान चला रही थी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो यजदान, सर फिरास आदमी है, अपने घर से निकल जाना समझदारी नहीं होती बच्चे। ताई तो यूं खामोश बैठी रही जैसे कि वो चाहते ना हो कि वो लौट कर इस घर जाए। वो नहीं जानती थी कि इनके बेटे ने इन्हें क्या समझाया, इन्होंने क्या समझा, वो किस मकसद के लिए अब इनके इसके दरवाजे पर थे। लेकिन इसे हिम्मत दिखानी थी, हिम्मत से पीछे नहीं हटना था। अस्करी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इतनी ही वारिस हूं जितनी ये यजदान अस्करी वारिस हैं, और अब इसे भी जाकर बावर करवा दें तायाबू के। इसने किसी ऐरे गैरे की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि रहमान अस्करी की बेटी से शादी की है। बाबा के हिस्से के बिजनेस को अलहदा कर दें, मैं अपने मामलात खुद हैंडल करूंगी। इसकी माँ खामोश बैठी रही। ताया के चेहरे की रंगत वगैरह उड़ी हुई थी। तुम जानती हो क्या कह रही हो? यकीनन पागल हो चुकी हो तुम। और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका बेटा कागजात के साथ अलहदगी के कागजात भी मेरे हाथ में थमा दे। वो इनकी नजरों की वार्निंग को समझ रही थी, सो इस आखिरी खौफ को भी अपने हाथों से खत्म कर दिया। वो पागल हो चुकी है, ऐसा कैसे कर सकती है? वो सारी जिंदगी हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसे हैंडल किया, और अब वो दरार डाल रही है। वो किसी सूरत भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे थे। ये इसका हक बनता है बाबा, सब कुछ इसके हवाले कर देना चाहिए। सर झुकाकर हार मान लेता हूँ, शख्स इसका बेटा नहीं था। तुम भी पागल हो चुके हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सर झटकते हुए वो इसे बुरी तरह डांट कर वहां से चले गए थे। अगले चंद दिनों तक इसने खुद ब खुद सारे कागजात बनवा लिए थे।
अगर इसकी खुशी इसी में थी तो इसी में ही वो इस रोज वो खुद इसके दरवाजे पर गया। क्या एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? हरीम सीने पर बाजू बांधे वो इसके सामने खड़ा था, जबकि वो कहीं जाने के लिए तैयार थी। अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाकर इसने दुपट्टा उठाकर कंधे पर रख लिया। गुंजाइश बाकी नहीं रही। अस्करी साहब, मुझे लगता है कि आप पर बहुत सितम हो चुका है। आपको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक दे देना चाहिए। और वो तासुब से इसे देखता रहा और वो इसे वहीं छोड़कर वहां से चली गई थी। इसने देर तक शाइस्ता बेगम से बात की, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया था कि वो अब अपनी बेटी के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। जैसा वो चाहे, और इसे देखने के बाद न जाने क्यों बेकरारी थी। वो जिसके सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, कमरे में एक साथ रहते हुए हल्की फुल्की नोकझोंक, न जाने क्यों बेकरारी हद से ज्यादा थी। वो भी इस वक्त जब वो अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर चुका था। इस रोज इसे कागजात वसूल करने के लिए वो खुद ऑफिस में आई। हमेशा की तरह वो ऑफिस में बिजी था। एक नर्म मुस्कुराहट से इसने उरुषा को गले लगाया। चाहे इनकी जान पहचान ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी मुखलसी की वजह से हमारे दिल में घर कर जाते हैं, और अनुषा का शुमार भी इन्हीं लोगों में से होता था। टिक टिक करती हील के साथ अपनी इसकी जाने बढ़ी और इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। इस रोज के बाद तो तुम गायब भी हो गई थी। यकीनन सर ने तुम्हें निकाल दिया होगा। इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए वो अंदर जाने लगी, जब एनी ने रास्ता रोक लिया था। बगैर इजाजत के अंदर जाना मना है, इतने तो मैनर्स होने चाहिए तुम्हें, और वैसे भी सर से पहले तुम्हें मुझसे मुखातिब होना पड़ेगा। गर्दन को एक जानिब झुकाकर वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रही थी, और इसका बस नहीं चला कि एक उल्टा हाथ घुमाकर इस लड़की के चेहरे को सुर्ख कर दे। अंदर जाकर बताओ अपने सर को बाहर। हरीम आई है। बड़े इत्मीनान के साथ अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए इसने एनी की आंखों में देखा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरीम आई है ताकि वो दौड़ते हुए बाहर चले आए और तुम्हें जलील करके ऑफिस से निकाल दे। और इसने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया था। आज वो हरीम नहीं थी जो लोगों की बातों पर सर झुकाकर खामोश हो जाती थी। किसके साथ जिद लगाना महंगा पड़ सकता है। जाओ और जाकर यजदान अस्करी को बताओ कि मिसेस हरीम यजदान आई है, और एनी के साथ साथ इर्द गिर्द मौजूद सब लोगों का मुंह खुलेगा खुला रह गया। एनी हैरत से इसकी जाने बढ़ी थी, लेकिन इसके संजीदा तासुरात देखकर टिक नहीं पाई। कुछ ही देर के बाद वो बेकरार सा इसे बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। बगैर किसी की परवाह किए इसे हाथ से पकड़कर अपने ऑफिस में लेकर गया था। इसे सारे कागजात इसके हवाले कर दिए थे। सारे कागजात समेट कर वो मुबहम सा मुस्कुराई। आज के बाद ये मगरूरी भी खत्म हो गई कि आपने यानी यजदान अस्करी ने मुझे थाम रखा है। आज के बाद मैं अपने कदमों पर खुद खड़ी हो जाऊंगी। अस्करी साहब, और वो बेकरारी सी इसके हसीन चेहरे को देखता हुआ इसके जाने बढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि कदम से कदम मिलाकर खड़े हो जाएं। इसने कुछ इस लहजे में कहा था कि वो हैरान होकर इसकी जानिब देखती रह गई। आंखें जरा सी नम हुई, लेकिन इसने खुद को नॉर्मल कर लिया। अभी इस शख्स के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ना। बुलाएं जरा अपनी सेक्रेटरी को। और कुछ ही देर के बाद एनी इनके सामने खड़ी थी। इसका अंदाज अभी भी अजीब सा था, जैसे वो यकीन न कर पा रही हो कि ये झूठ था या सच। चेयर घुमाकर इसने डायरेक्ट एनी की आंखों में देखा। आज के बाद जरूरत से ज्यादा मुझे इस ऑफिस में नजर नहीं आना। यजदान हैरान और परेशान सा खड़ा रहा। एनी के चेहरे की रंगत सुर्ख थी। मेरे हस्बैंड इर्द गिर्द अगर मैं दिलाने की कोशिश की तो मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुकाबिल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छूकर गुजर गई। एनी को इसने भेज दिया था। वो बेकरार होकर इसके जाने बढ़ा और इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। यानी तुम ये कबूल करती हो कि मैं तुम पर हक रखता हूँ? वो बस के कदमों में बैठा था। मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे पास आ जाओ, लेकिन जब भी पलटना जरूरी समझो तो सबसे पहले मेरा इंतखाब करना। और वो उठकर वहां से चली गई। ये इसकी जिंदगी की कुछ मुश्किल मसाइल थे और इसे हर हाल में मैंने सुलझाना था। सबसे पहले इसने बाबा के हिस्से को जाया नहीं होने देना था। आए रोज मीटिंग करके बाबा के चंद वफादारों के साथ मिलकर वो अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो चुकी थी। इन 3 माह के अंदर अंदर वो भूल चुकी थी कि इसकी जात क्या है, वो खुद क्या है, हत्ता कि अपने पेट में पलती हुई इस नन्ही जान को भी फरामोश कर गई, जिसे मिलने की खुशी भी वो नहीं मना पाए। जिस रोज इसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, शाइस्ता बेगम के सामने, वरना जाने कितनी देर सर झुकाकर रोती रही। अम्मी, इस रिश्ते ने मुझे सिर्फ अजियत दिया और अब इसकी निशानी को संभालना तकलीफ दे है। और शाइस्ता बेगम ने तड़पते हुए इससे अपने साथ लगा लिया था।
ये तो खुदा की रहमत है मेरी जान, ऐसे ना कहो और इसे खुदा की तरफ से अपने सब्र का फल समझो। बस सुकून से इसके सीने पर सर रखे वो आंखें बंद किए लेटी रही। इस रोज इसे जीने का एक नया मकसद मिल चुका था। इसकी औलाद यजदान अस्करी की मोहब्बत की निशानी, वो मोहब्बत है जिसे पसे पुश डालकर इसे नजरें चुराती फिर रही थी। इस शाम वो सीधा इसके कमरे में चला आया। शायद शाइस्ता बेगम ने इसे ये खुशखबरी सुनाई थी और इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि ये वजूद इसके लिए कितनी हैसियत रखता है। इसे अंदाजा था कि वो जल्दबाजी में इसकी अना तोड़ बैठा, लेकिन इसके बाद अपनी अना को 100 बार तोड़कर इसके सामने झुका। इसे नरमी से थाम कर इसने अपने करीब कर लिया। छोड़ दो ये इज्जत मेरे साथ, आओ मेरी दुनिया में, वो तुम्हारे बगैर जरा भी हसीन नहीं है। ये वो अल्फाज थे जिन्हें सुनने के लिए वो तरस गई थी। मुकाबिल नरमी से इसके वजूद को महसूस कर रहा था। इसके माथे पर लब रखते हुए इस एहसास को मोतबर कर रहा था जो इसकी जिंदगी में सराहियत कर गया। मुझे मेरे बच्चे के साथ जीने दें यजदान, मेरे ख्याल में यही हमारे हक में बेहतर है। और इसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए गोया इसने अपने दिल के साथ जोड़कर इसे मकफल कर दिया। इतनी सजा काफी है यजदान की जान, तन्हाई रात भर मुझे खाने के लिए दौड़ती है, दिन बेकैफ से गुजर रहे हैं और जमीन किसी बोझ में मुब्तला है। बस करो, जाने दो। और वो बस इसे देखती रह गई। इस शख्स के लिए आसान था जाने देना, लेकिन शायद इनके लिए नहीं। इसके बाद वो जाने कितनी मर्तबा इसके दरवाजे पर आया और हर मर्तबा इसे हार थमा दी गई। इसकी माँ ये चाहती थी कि वो ये रिश्ता खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन इसकी जिंदगी तो इसे मासूम आंखों वाली लड़की की आंखों में सिमट गई। अस्करी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के इस हिस्से का नाम बदलकर इसने अपने बाबा के नाम पर रख लिया। ये सब कुछ इसका था, इसे वो मेहनत से चला सकती थी। ये सच था कि इसके बगैर इसकी जिंदगी बेमकसद होकर रह गई। रोमाना बेगम कमरे में दाखिल हुई तो इसने सर उठाकर इनके चेहरे को देखा। हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा अपनी नजरों को लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज कर लिया। उसके सामने आकर बैठ गई। बस करो, कब तक शोक मनाते रहोगे? मैंने आपा से बात कर ली है कोमल के रिश्ते के लिए। इसने हैरान होकर अपनी माँ को देखा था। क्या मतलब है आपका? वो जैसे सच में समझ नहीं पाया। मैं चाहती हूँ कि तुमको अमल से निकाह कर लो। और वो हैरान और परेशान बैठा रह गया। इस जानने के बावजूद कि मैं शादीशुदा हूँ, आप ये चाहती हैं कि मैं दूसरी बीवी इस घर में लेकर आऊं? और रोमाना बेगम ने अजीब नजरों से इसके चेहरे को देखा था। तुम ये भी जानते हो कि वो कभी तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। अगर इसकी नजर में हमारे इंसानों की कोई कदर होती तो इस वक्त तक आ चुकी होती। फजूल के नाज नखरे दिखा रही है। ये वो गुस्सा था जो ना सिर्फ रोमाना बेगम ने खुद इख्तियार किया, बल्कि ये अपने बेटे की रगों में भी उंडेल दिया था। और यही वजह थी कि वो इसे अपने काबिल नहीं समझता था, वरना इस जैसी बाहया, मासूम और पाकीज़ा लड़की जिसकी जहानत के सारे राज इसके सामने खुलते जा रहे थे, इससे अच्छा हमसफर कोई हो ही नहीं सकता। अब मीटिंग्स के दौरान वो जिस एतमाद से इसे बात करते हुए देखता, बस नाज से देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता और वो इसे जीत पर ले जाना चाहता था। जीत का आखिरी मुकाम जहां वो खुद को साबित कर दे। और तब भी इसने इल्तिजा की थी कि वो इसकी पुश्त पर खड़ा रहे। हाँ, जल्दबाजी में इसने गलतियां की और इसकी गलतियां नाकाबिले फरामोश नहीं थी, लेकिन फिर भी सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते। मैं ना सिर्फ किसी का शौहर हूँ बल्कि किसी का बाप भी बनने वाला हूँ मामा, लिहाजा आज के बाद ऐसी बातों से परहेज किया करें। नरमी से इन्हें समझाकर इनके हाथों पर लब रख कर वो कमरे से बाहर चला गया। और इस इंकशाफ पर रुमाना बेगम वहीं बैठी रह गई। चाहे वो खुद को जितना मॉडर्न और पत्थर दिल बना लेती, लेकिन ये ऐसी खुशी होती है जो एक माँ को अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। और इनके बेटे की इस खुशी ने भी इन्हें जैसे हिला कर रख दिया था। इस शाम रोमाना बेगम के साथ वो इनके घर पर गया। सुलेमान साहब भी साथ ही थे। रोमाना बेगम ने ना सिर्फ मिठाइयाँ पैक करवा ली बल्कि बहुत सारे तहाइफ भी ले लिए। शायद पहली दफा ताई से इतनी इज्जत और मुकाम मिलने जा रहा था। वो बाहर बैठे बातें करते रहे। इसकी आदत भी काबिल सताइश थी कि वो छोटों की लड़ाई झगड़े और जुनून नफरतों में बड़ों को नहीं घसीटती थी। यही वजह थी कि वो आज भी ताया और ताई की खूब आओभगत करती। वो किचन में दाखिल हुई तो वो इसके पीछे चला आया। भरे भरे वजूद के साथ वो दिलकश लग रही थी। मुलाजमा बाहर सामान रखने गई और इसके करीब आकर इसने नरमी से इसे कंधों से थाम कर अपने साथ लगा लिया। मम्मा चाहती है कि कोमल से शादी कर लूं, तुम्हारी क्या राय है? इसके साथ छेड़खानी करते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता से बहका रहा था। कर ले मेरी बला से, आप जानते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्करी साहब वो सर झुकाए अपने काम में मशगूल रही। सच्ची बात करो मोहतरमा, अगर दिल के सारे इख्तियारात
और मेरे वजूद पर कब्जा किसी और को देना है तो मेरी जानिब देखकर कहो। इसके साथ इसने रुख अपनी जानिब मोड़ दिया और इसकी नम आंखों पर बारी बारी लब रखते वो मोतबर करने के लिए इसके माथे पर लब रख गया और वो नम आंखों से इसे देखती रह गई। कोमल तो क्या, अगर किसी के बारे में सोचने की भी कोशिश की तो आपकी आंखें निकाल कर आपकी हथेली पर रख दूंगी अस्करी साहब। रहमान ग्रुप को चलाने वाली वो आने वाली वक्त की कामयाब बिजनेस वुमन अपने शौहर को धमकी से नवाज रही थी, वो भी ऐसी मासूम धमकी जिसने बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। फिर छोड़ दो सारा गुस्सा, सारी जिद, मान जाओ मेरे साथ आने के लिए ताकि मेरी बेताबी को करार आ जाए। और वो हल्का सा मुस्कुरा कर पलटे ताकि अगली बार आप अपनी वहशत और जुनून में मेरी और मेरे बच्चे की जान, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, वो पूरी शिद्दत से इसके लम्हों पर झुका, इसकी धड़कनों को तेज कर गया। इसके लबों से अपने लबों को जोड़कर वो इसकी सांसों को पी रहा था और फिर अश्तगी से इसे छोड़कर इसके सुर्ख चेहरे को देखा। खबरदार, आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। तुम और ये आने वाला बच्चा मुझे किस कदर अजीज है ये तुम जानती हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अगर कभी तुम दोनों के लिए जान देने की बारी आई तो यजदान अस्करी को कभी हारता हुआ नहीं पाओगी। इसकी बेकरार आंखों को देखकर वो सर झुका गई, चेहरे के सुर्ख रंग बिरंगी हुई, धड़कन तेज, सांसें। मुलाजमा किचन में दाखिल हुई। तब तक वो वहां से जा चुका था, लेकिन अपना खुमार इसकी नस नस में छोड़ कर गया। इस रोज सारी जिद को पसे पुश रखते हुए वो ताया और ताई के साथ वापस चली गई। शाइस्ता बेगम भी साथ ही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि हवेली में इसके वापस आने की खुशी में सारी हवेली को रोशनियों से सजा दे, सारे जहां के रंगों को इसके रास्तों में बिछा देता। अगले दिन हवेली में एक शानदार पार्टी रखी गई। वो एक अरसे के बाद अपने कमरे में दाखिल हुई थी, वही मानूसी खुशबू, और ना जाने कितनी सोचों ने इसे घेर कर परेशान कर दिया। पीछे से आकर इसे हक करते हुए यजदान ने बाजू से पकड़कर इसे घुमाकर अपने सामने कर लिया और फिर अपने बाजू पर गिराते हुए हल्का से इसके जानिब झुका। दिल चाह रहा है कि सारे जहां को खबर दूं कि मेरा पिया घर आया। इसकी आंखों से मोहब्बत छलकती जा रही थी। जाएं फिर सारे जहां को खबर करके आए कि मैं भी तो देखूं इस जहां की खुशबू आपकी खुशबू खुशी से ज्यादा बड़ी होगी। और इसे अपने साथ लगाते हुए वो अपने सीने पर गिरा चुका था। मैं नहीं जानता इस जहां की खुशी बड़ी होगी या नहीं, लेकिन मोहब्बत मेरी बड़ी है। और वो पलटते हुए इसे देखती रह गई। क्या मैं इसे अचानक आ जाने वाली मोहब्बत की वजह जान सकती हूँ अस्करी साहब? और इसकी आंखों में देखते हुए यजदान ने हाथ बढ़ाकर इसके बालों को संवारना शुरू कर दिया। बिल्कुल जान सकती हो, तुम्हारा हक है। वो अब इसके करीब आकर इसकी धड़कनों पर छाया जा रहा था। मुझे तुम्हारी आंखों से मोहब्बत हुई इस वक्त जब मैंने इनमें पाकीज़गी देखी, जब मैंने इनमें अपनी हार के बावजूद अपने लिए इज्जत देखी। मुझे इन लबों से मोहब्बत हुई तब जब मुझे अंदाजा हुआ कि ये लब मेरे नाम को तुम्हारे नाम के साथ दोहराना पसंद करते हैं। और मुझे इस दिल से मोहब्बत हुई, वो अब उंगली इसके दिल के मुकाम पर रखे हुए था, जब मैंने जाना कि इस दिल से ज्यादा यजदान अस्करी को कोई चाह नहीं सकता। तब और वो मुस्कुराते हुए सर झुका गई, इस वादे के साथ कि इस मोहब्बत का आगाज करें कि आज के बाद मोहब्बत कभी फीकी नहीं पड़ेगी। और वो इसकी गर्दन से मुंह उठाते हुए इसे देखता रह गया। तुम्हें लगता है कि मोहब्बत फीकी पड़ सकती है? जिस मोहब्बत को हर रोज मैं रंगों से सैराब करता हूँ, जिसकी बुनियादों को मैं अपने ख्वाबों से सजा रहा हूँ, अपने तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। इसका दिल चाह रहा था वो बस यकीन कर ले, आंखें बंद करके इस शख्स पर यकीन कर ले जो चाहता था कि वो मोहब्बत करना सीख जाए, जो इसे एक बार फिर मोहब्बत की इस हसीन रास्ते पर लेकर निकल आया था, जिनका शुमार सिर्फ दीवानों की महफिलों में हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी धड़कनों पर छाया जा रहा था। इसे अपने बाजुओं में बखेर कर इसकी मोहब्बतों से मुतारिफ होते हुए और आंखें बंद करती वो इस शख्स की मोहब्बत को तस्लीम कर रही थी, जिसके लिए सारी कदूरतों को अपने जहन में अपने दिल से निकाल कर इसने इस रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था, जो रास्ता इसके लिए मखसूस कर दिया गया। अगली शाम की पार्टी इस कदर शानदार थी कि वो इस हसीन शाम का हिस्सा लग रही थी। ऑफिस के तमाम वर्कर्स भी इनवाइट थे। ये एक शानदार पार्टी थी जो सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस अस्करी के लिए रखी गई। एक जैसी ड्रेसिंग के साथ वो दोनों हसीन लग रहे थे। चंद कदमों के फासले पर खड़ी एनी कुछ शर्मिंदा सी थी, जैसे इस महफिल में वो मुस्तरिब हो, लेकिन आगे बढ़कर वो खुले दिल से इससे मिली। अनुषा भी वहां मौजूद थी। वो तो सब लोग इसकी हैसियत को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे। वो कौन थी, इसका रुतबा क्या था और यजदान अस्करी की जिंदगी में इसकी हैसियत क्या थी, इन सारी बातों से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी। सब लोगों से फूल और तोहफे वसूल करने के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ खड़े एक दूसरे पर छाए जा रहे थे। शाइस्ता बेगम अपनी बेटी के फैसले और इसकी जिंदगी के बदलते हुए रंगों पर सिर्फ खुदा की शुक्र गुजार थी। एक माँ को क्या चाहिए होता है अपनी बेटी के लिए? अगर इसकी औलाद खुश और मुतमईन हो तो वो खुद ब खुद खुश हो जाती है।
शाम के इख्तिताम के साथ इनकी जिंदगी के इस खूबसूरत बाब का आगाज हुआ, जिसके हर पन्ने पर सिर्फ मोहब्बत लिखी गई थी, जिसकी हर सतर में सिर्फ इश्क नुमाया था, जिसे सच्चाई से लिखा गया। और अब आंखें बंद करके परवरदिगार पर कामिल यकीन के साथ इन्हें इस रास्ते पर निकलना था, जिसकी मंजिल बहुत खूबसूरत थी। चंद माह बाद अस्पताल के कॉरिडोर के सामने वो बेताबी से टहल रहा था। अंदर से आने वाली चीखों पुकार अब थम चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे का इस तरह वैसे ही बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और वो बेताब होकर इनकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, मेरी मिसेस कैसी हैं? इसने बेताब होकर सबसे पहले अपनी बीवी के मुतालिक पूछा और डॉक्टर नाजिश हल्का सा मुस्कुरा दी। वो बिल्कुल ठीक है, हम कुछ ही देर तक इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और एक हंसी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सिमट आई। सुलेमान साहब बेतहाशा खुश थे। दोनों खवातीन तो सदके वारी जा रही थी। रोमाना बेगम का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा हो चुका था और हर गुजरते हुए दिन के साथ वो इनका दिल जीतते हुए इन्हें बावर करवा रही थी कि इनके बेटे के लिए इससे अच्छे इंतखाब कोई हो ही नहीं सकता। रुई की गोली जैसे इस वजूद को अपने हाथ में लेकर वो न जाने कितनी देर नम आंखों से इसे देखता रहा। शक्लो सूरत में वो बिल्कुल अपनी माँ बाप का इंतजार था। इसके माथे पर अपने लब रखते हुए इसने नम आंखों से अपनी मुस्कुराती हुई बीवी को देखा। तुम्हारी तरह बेहद बेतहाशा हंसी। और हरीम ने मुस्कुराते हुए नरमी से आंखें बंद करके इसे इत्मीनान दिलाया। झुककर इसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने इसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाज कर सारी महरूमियों को खत्म कर दिया। मैं इसका नाम हुरब रखूंगा, हुरब अस्करी। क्या तुम्हें नाम प्यारा लगा? न जाने क्यों अपनी बेटी को देखकर वो बार बार इमोशनल हुए जा रहा था। बहुत प्यारा नाम है, बस इसके नेक नसीब की दुआ करें। जैसे नरमी से अपना हाथ यजदान के हाथ पर रख दिया। जाने क्या तुम ये चाहोगी कि यजदान जैसा शौहर इसकी जिंदगी में आए? वो न जाने किस बात से खौफजदा था। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी के नसीब में एक ऐसा ही शख्स हो जैसा शख्स खुदा ने मेरे नसीब में लिखा है। आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता यजदान। वो भी नम आंखों से मुस्कुरा दी और यजदान ने झुकते हुए इसके माथे पर लब रखकर इसके माथे से अपना माथा टिका दिया था। एक दूसरे के सांसों को पीते हुए वो अंदर की सारी बेचैनी और वहशत को कम कर रहे थे। आंसू इसकी आंखों से टूट कर गिर रहे थे। आज परवरदिगार ने इन्हें कामिल कर दिया। आज इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़कर परवरदिगार ने इनकी हसीन राहें एक दूसरे के साथ जोड़ दी थी। कभी कभी हम अनाम में लिपट कर वो गलतियां कर जाते हैं जो हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं, और कभी कभी अपने पार्टनर की कोई गलती हम अपने सर पर चढ़ाकर खुद को मजलूम साबित करने के लिए वो सब करते हैं जो हमें मजीद कमजोर से कमजोर बना देता है। हालांकि मोहब्बत इंसान को ताकतवर बनाती है, ना कि कमजोर। इन सारी आजमाइशों में मुब्तला होकर अगर जीना आ जाए, इससे बहादुरी कहा जाता है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।